हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में जो कि करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट होने वाला है और आप लोग निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष फिर से चार पंक्तियां आप लोगों के मोटिवेशन के लिए रखता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आप लोग को भी नहीं रुकना है और निश्चित तौर पर 71वीं बीपीएससी परीक्षा जो काफी नजदीक आते जा रहा है, इसको हम लोगों को फतह करना है। इसी कड़ी में मैं करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट लेकर आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं, जिसमें हम लोग बिहार के करंट, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट और कुछ इकोनॉमिक और जो विज्ञान संबंधित होंगे उन करंट को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि कुछ कुछ नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण रहती हैं, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसमें देखेंगे तो मैथिली भाषा के लिए किनको दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए नेहा झा मणि को दिया गया है। इनकी रचना का क्या नाम है? बनारस आ हम। मैथिली भाषा के लिए बनारस आ हम, नेहा झा मणि को। हिंदी के लिए किन्हें दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनका रचना का नाम है फिर उगना। इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है? तो अद्वैत कोतारी। अद्वैत कोतारी उन्होंने जो लिखा था वो था सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बौद्ध। ये इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है इंग्लिश में, अद्वैत कोतारी को। और उर्दू के लिए देखेंगे तो उर्दू के लिए नेहा रुबाब को मिला है। उन्होंने मजरुल हक पर एक पुस्तक लिखी है। अगला पुरस्कार देखेंगे हम लोग, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, जिसमें मैथिली के लिए मुन्नी कामत को मिला है। इनका रचना संग्रह का नाम है चुक्का। ठीक है। इसी तरह हिंदी के लिए मिला है सुशील शुक्ल को, इंग्लिश के लिए नितिन कुशलप्पा को और उर्दू के लिए गजनफर इकबाल को। अगला करंट अफेयर देखते हैं इसी कड़ी में कि ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। बिहार ने कब किया? तो ये शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें इसका पहली बार उपयोग किया गया है। और दो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन जो है इसमें हेल्पफुल रहे हैं, जिसमें एक है सी वोटिंग SCC BHR और दूसरा है बिहार SEC। ये दो एप्लीकेशन का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसको पहली बार चूंकि ई वोटिंग का उपयोग हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखेंगे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 92% ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन रेट हासिल करने वाला बिहार जो है शीर्ष राज्य है। ठीक है, शीर्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है बिहार। बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार बने हैं, जिनका संबंध पूर्णिया जिला से है। बिहार के पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो 2025 में 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। उनमें से देखें तो डॉक्टर शारदा सिन्हा, इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है और मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। श्री सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, मरणोपरांत इन्हें भी मिला है और सार्वजनिक मामले में। ठीक है। किशोर कुमार जी को मिला है पद्मश्री। आप लोग ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि एक पद्म विभूषण, ठीक है, एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री मिले हैं। तो इसी कड़ी में किशोर कुणाल जी को सिविल सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड, भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड, निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड, हेमंत कुमार जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री का अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में? तो ये अध्यात्म के क्षेत्र में। इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप इसको इस PDF को अपने तक ले भी सकते हैं। इसके बाद देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की बैठक कहाँ हुई? 2025 में पटना में हुआ। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। बाढ़ समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार और विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है और इसमें कुल 4415 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें बिहार द्वारा कितना फंडिंग किया जाएगा? 30% और 70% फंडिंग विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। विश्व बैंक का IBRD जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए बिहार में उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? महाचंद्र प्रसाद सिंह पहली बार है। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष बने हैं वो शैलेंद्र कुमार बने हैं। इसका भी पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो है, इसमें PMFME में बिहार का पहला स्थान है और सबसे अधिक जो है 624.42 करोड़ रुपए के रेट मतलब इसको स्वीकृत किया गया है, जिसमें 93% लक्ष्य पूर्णता दर है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में जो बिहार में पहली बार आयोजित हुआ मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव, इसमें क्विज के माध्यम से ये करवाया जाता है। ठीक है,
खेल के प्रति अवेयरनेस जारी करने के लिए। सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन बिहार के पटना में किया गया, ठीक है। और इसमें भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो पुरुष की रेगू टीम ने फाइनल में जापान को हराया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। साथ ही ये जो सेपक टकरा विश्व कप है इसका 5वां संस्करण था और इसमें थाईलैंड जो है पहले स्थान पर रहा और भारत चौथे स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा आप लोग। बिहार में जो है दो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एसईजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की घोषणा की गई है उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी द्वारा। एक नवानगर में बक्सर है और दूसरा कुमारबाग में। कुमारबाग कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। एक अन्य देखें तो कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना जो है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे क्या उद्देश्य, क्या लाभ होगा? तो पूर्वी कोसी का जो मुख्य नहर है ईकेएमसी, जिसका निर्माण 1954 में हुआ था, उसका पुनर्निर्माण और विस्तार कर मेची नदी से जोड़ा जाएगा और कोसी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है। और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य कब है? तो मार्च 2029 तक इसे पूरा करना है। अगला देखेंगे तो 113वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, बीपीएससी थीम वाइज क्वेश्चन पूछती है कि क्या थीम था 113वें बिहार दिवस का? उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उसके बाद देखिए मोतिहारी में जो है पहला सौर्य वेद नाम उत्सव मनाया गया। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, रक्षा मंत्रालय और जो पूर्वी चंपारण का जिला प्रशासन है उसके द्वारा। 38वां राष्ट्रीय खेल में देखें तो ये देहरादून में हुआ। इसमें लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बिहार ने स्वर्ण पदक जीता क्योंकि ये 25 वर्षों के बाद जीता गया है। और साथ ही जो इसमें ट्रिपल महिला स्पर्धा में जो कौन कौन लोग शामिल थे? खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा नाम भी कई बार बीपीएससी पूछ देती है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो किस खेल से संबंधित है। घोड़ा कटोरा क्या है? तो घोड़ा कटोरा जो है 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से 70 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति है और यह कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। अगला देखते हैं कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? पटना में हुआ। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा किया गया। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आप लोग को पता होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया था 29 अगस्त को। और राजगीर को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत जो इसको यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त हो गई है। उसके बाद देखिए सुपौल में विश्व का 5वां फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो बाढ़ और आपदा राहत में निश्चित तौर पर मददगार साबित होने वाला है। ये एशिया का दूसरा है और विश्व का 5वां है और इसमें बाढ़ बचाव कार्य में सहयोग मिलेगा और 72 घंटे पूर्व ही ये सूचना प्रदान करने में सक्षम है और 108 करोड़ की लागत से ये बना है, ठीक है, याद रखिएगा। जीआई टैग के बारे में देखें तो वारंगल का चपाता मिर्च है। चपाता मिर्च ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। और कंडिपिया है, कंडिपिया केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कोड मिलाने के लिए हो सकता है आ जाए। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कहाँ बना है? पंबन ब्रिज, रामेश्वरम में, ठीक है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या क्या शामिल हुआ? तो हमारा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। भगवत गीता के लेखक आप बताइए, नाट्यशास्त्र के लेखक मैं बता देता हूँ कि ये इनके लेखक भरत मुनि हैं, ठीक है। और इसमें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के अब इसके इन दोनों को मिलाकर कुल 14 दस्तावेज शामिल हो गए हैं, ठीक है। आधार सुशासन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, जिसको हम लोग मीटी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। समर्थ आ सकता है कि क्या है? तो ये एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के सी डॉट द्वारा की गई, ठीक है। आर्द्रभूमि के बारे में देखें तो आर्द्रभूमि शहर के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहले भारतीय शहर बने हैं कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो है आर्द्रभूमि शहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला शहर बना है। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? ये थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, कौन? नाम याद रखिएगा, सुप्रबोवो वियांतो। सुप्रबोवो वियांतो। और पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ? महाराष्ट्र में खोला गया, ये बता भी चुका था मैं। भारत का पहला ओपन और आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ? नई दिल्ली में, जो मौसम संगठन है, मौसम भवन है, उसी में इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? कन्याकुमारी में किया गया, याद रखिएगा, ये कांच के पुल का उद्घाटन है।
और ये जो है तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इन दोनों को जोड़ता है। भारत पोल आ सकता है सब क्या है, तो भारत पोल जो है सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। ये इंटरपोल के तर्ज पर ही है। पहले जो था इसमें सिर्फ सीबीआई तक को ही मतलब एक्सेस था, जबकि अब क्या किया गया है, सीबीआई प्लस जो स्टेट एजेंसियाज हैं, ठीक है, स्टेट एजेंसियां हैं, उन तक भी इसकी पहुंच सुगम कर दी गई है। डब्ल्यूएचओ का 78वीं जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, कहाँ हुई है, जिनेवा में हुई है। इसमें जो है पूर्वी अफ्रीका के 6 देश हैं, कौन कौन से, चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। इन्होंने कालाजार उन्मूलन के लिए एक समझौता किया है, ठीक है, कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता किया है, ये याद रखिएगा। चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। 2026-27 के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्य कौन कौन से नियुक्त हुए हैं, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया। इसकी इनकी सदस्यता जो है 1 जनवरी 2026 से कंटिन्यू होगी, ठीक है। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला देश कौन सा है, भूटान। भूटान ने क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन भुगतान प्रणाली के रूप में एक्सेप्ट किया है। अफ्रीकी क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा देश जिसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचा, जो जिसको सीपीएफ कहते हैं, सीपीएफ पर हस्ताक्षर किया किसने, मॉरिशस ने। मॉरिशस ने हस्ताक्षर किया और यह चौथा देश बना। और 3 अन्य कौन से देश ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा। और साथ ही अगर देखिए सीपीएफ जो है, ये अगर इससे के बारे में डिटेल से क्वेश्चन आएगा, तो सीपीएफ 3 वर्षों के लिए वो किया जाता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए किया जाता है। अब देखिए कुछ संस्थान के बारे में देखेंगे कि किसका कहाँ कहाँ खुला है, ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो आईआईएफटी है, आईआईएफटी, आईएफटी का पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने कहा, तो तंजानिया में, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना परिसर खोला। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में। और ये तो अपने देश के संस्थान जो जिनका परिसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोला गया। और ऑस्ट्रेलिया की एक डीकिन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये डीकिन यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो है अपना परिसर खोला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन किस देश का ये यूनिवर्सिटी है। गोल्ड कार्ड किससे संबंधित है, आप सभी को पता होगा, यूएसए का है। जो $5 मिलियन वहां अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें स्थायी नागरिकता का प्रावधान किया जा रहा है। जो पहले से चला आ रहा है EB-5 वीजा, उस पर अंकुश लगाने की बात भी इससे परोक्ष रूप से सामने आती है। जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। आप कहेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉरिशस के द्वारा जो है हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा की गई और वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो भी दिया गया है, ठीक है, हमारे पीएम को, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी किया था। रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में देखें तो मुख्य अतिथि कौन थे, न्यूजीलैंड के पीएम थे। न्यूजीलैंड के पीएम जिनका नाम क्या था, नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग 2025 के। इसका थीम देखें, इसका थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थीम है सॉरी कालचक्र। इसका थीम जो है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ये इसी तरह आप लोग याद रखिएगा, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, ठीक है। मिशन 500 किससे संबंधित है, मिशन 500 संबंधित है भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय व्यापार है, उसको 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मिशन 500 किससे संबंधित है, ट्रस्ट पहल एक है। ट्रस्ट पहल भी भारत और अमेरिका के बीच ये इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसमें खनिजों की पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग देंगे। और ट्रस्ट का जो फुल फॉर्म है, इसको हम लोग अगर देखें तो ट्रस्ट का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीपीएससी कई बार ये भी पूछ देती है कि इसका जो है पूर्ण रूप क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं कि ब्रिक्स के बारे में कुछ समझते हैं कि ब्रिक्स का जो है इसका 2025 का जो 2025 का अध्यक्षता कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ है, ये ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और 2026 में भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम क्या था इस बार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना,
स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी अभी इस बार ब्रिक्स 2024 के बारे में जो एक उसका थीम पूछा था, तो उसमें उसने मल्टीलेटरलिज्म के बदले मल्टीलेटरलिज्म के बदले उसने एक बस चेंज किया कर दिया था, मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया था। ठीक है, और इसी में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, और इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको ध्यान रखना है। एक एक शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और इंडोनेशिया जो है 10वां सदस्य देश बन गया है। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो गया है, ये पता होना चाहिए। और रूस और ईरान के मध्य राजनीतिक साझेदारी हो गई है, और जिसका नाम क्या है, सीएसपीए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 20 वर्षों के लिए किया गया है। नक्शा कार्यक्रम आ सकता है कि नक्शा कार्यक्रम क्या है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो भूमि संसाधन विभाग है, इसके द्वारा जारी किया गया है। नक्शा का फुल फॉर्म देख सकते हैं हम लोग। नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नक्शा प्रोग्राम ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंधित है। एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार। ठीक है, 2022 का मामला है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ देने का निर्णय दिया है। आगे कुछ इकोनॉमिक करंट अफेयर भी देखें तो जीडीपी का आधार वर्ष जो है चेंज करने की बात की जा रही है मॉस्पी के द्वारा। मॉस्पी आप लोगों को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके द्वारा घोषणा किया गया कि जो जीडीपी का आधार वर्ष है 2011-12, उसके स्थान पर हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे अब, 2022-23। 2022-23, और इसके आधार पर संशोधित आंकड़े पहली बार कब जारी किए जाएंगे, 27 फरवरी 2026 को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से संबंधित और कुछ देखें, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है आईआईपी, आईआईपी का नया आधार वर्ष क्या लिया गया, 2022-23। ठीक है, 2022-23, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो इसको सीपीआई कहते हैं, सीपीआई के लिए क्या लिया गया, 2023-24। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडीपी के का जो है 2011-12 के स्थान पर 22-23 लिया गया, और आईआईपी में भी 2022-23 है। ठीक है, लेकिन सीपीआई के लिए 2023-24 है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं तो भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो एसआरएस जो निकलता है, एसआरएस रिपोर्ट, वो निकला है इस बार 2014 से 21 के बीच के लिए, जिसमें एमएमआर जो है मातृ मृत्यु दर जो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 में आ गया है। ठीक है, एमएमआर 93। जो आईएमआर है शिशु मृत्यु दर, वो 27 पर आ गया है। और जो एनएमआर है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, वो 26 से घटकर 19 पे आ गया है। और 5 वर्ष से कम आयु के जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट होता है, वो 45 से घटकर 31 पर आ गया है। कुल प्रजनन दर देखें तो टीएफआर कितना है, 2.3 से घटकर 2.0 पर है। और जन्म के समय लैंगिक अनुपात देखिए 899 से ये बढ़ा है और 913 पर आया है, जो कि अच्छा साइन है। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि एमएमआर 93, आईएमआर 27, एनएमआर 19, और 5 वर्ष से कम वाले 31, टीएफआर कितना 2। उसके बाद देखिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किसके सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से कौन सा पहल की शुरुआत की है, तो ये इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके मदद से किया गया। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नवरत्न देखिए कुल 26 नवरत्न कंपनियां हैं अभी भारत में, और जो 25वां है, 25वां आईआरसीटीसी को दिया गया, और 26वां आईआरएफसी को, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसको 26वां दिया गया है नवरत्न का दर्जा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो निजामाबाद तेलंगाना में। इसका उद्घाटन उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, श्री पल्ले गंगा रेड्डी बनाए गए हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए देखें तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र किसको मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये लगातार सेकेंड टाइम है क्योंकि जो 2023 से 24 के लिए भी इन्हीं को मिला था ग्रेट प्लेस टू वर्क, और 25 से 26 के लिए भी इसी को मिला है। अगला देखिए कि एक शब्द आ सकता है कि चर्चा में रहने वाला A980 क्या है, ये एक रेयर हीलियम रिच स्टार है। ठीक है, हीलियम रिच स्टार है, ये याद रखिएगा। ई हंसा उसी तरह है। ई हंसा क्या है, ई हंसा एक इनिशिएटिव है जो इसके बारे में देखें कि किसने डेवलप किया है ई हंसा को, तो ये नेक्स्ट जनरेशन
टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में याद रखिएगा। ई हंसा क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, और ई हंसा नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा। चंद्रयान 5 या लूपेक्स के बारे में देखें। भारत और जापान इसके संयुक्त रूप से करेगा। कब किया जाएगा? 2027-28 में जापान के S3 रॉकेट से किया जाएगा। स्पेसएक्स अंतरिक्ष मिशन को देखेंगे तो किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? तो PSLV C60 द्वारा और प्रक्षेपित किया गया, और जो है इसके माध्यम से जो भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्पेसएक्स मिशन। ये भी याद रखिएगा किस रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। एक मिशन आएगा, मिशन स्कॉट। मिशन स्कॉट क्या है? ये विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता उपग्रह है। जो है इसका कार्य पृथ्वी के जो निचली कक्षा है, निचली कक्षा में 5 सेंटीमीटर वाले जितने छोटे रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ट्रैकिंग करता है। मतलब मिशन स्पॉट बेसिकली 5 सेंटीमीटर से छोटे जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रैकिंग करता है। उसके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम है मिशन स्पॉट, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तो विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? 17 जून को मनाया गया। 2025 को इसका जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1975 से शुरू हुआ था और 2025 में 50 वर्ष पूरा हुआ। और भारत में जो है UNDP और FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मदद से उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत की थी 1975 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 50 वर्ष हुआ है। रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो अब 91 है, 91 है, जो एशिया में सर्वाधिक है। ठीक है, और अंतिम दो रामसर स्थल कहाँ के जुड़े हैं? राजस्थान के जुड़े हैं, खींचन और मेनार। खींचन और मेनार। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ओडिशा से ये भी रिलेटेड है। ओडिशा के तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर इसको ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। और इसके तहत जो है जो ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं, ओलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है, इस पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए नेपाल जो आएगा शब्द कि याला ग्लेशियर कहाँ है? ये नेपाल में है। इसका ये लांगतांग घाटी में स्थित है। इसको मृत घोषित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष UN के द्वारा कब घोषित किया गया है? 2025 को घोषित किया गया है। वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। संयुक्त राष्ट्र का जो UN का जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? रोम, इटली में किया गया। छत्तीसगढ़ का है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और विश्व मौसम संगठन जो WMO है, WMO एक रिपोर्ट जारी करती है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देगा कि वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? WMO के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में तापमान जो है 1.34 से 1.41 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है अभी तक। इसलिए इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। चिल्का झील पक्षी गणना में जो 2025 में उसमें बताया गया है कि कुल संख्या में तो कमी आई है, लेकिन प्रजातियों की विविधता में वृद्धि हुई है। इसी तरह देखें, भारत का पहला राज्य जिसने वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने का निर्णय लिया, कौन सा राज्य है वो? छत्तीसगढ़। हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हैदराबाद में। और इसमें थाईलैंड की जो ओपन सुचाता चुवांगसरी है, इनको मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। 52 में CJI कौन? तो न्यायमूर्ति BR गवई। ठीक है, और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। और इसका टाइमलाइन क्या होगा? 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो IOC है, IOC का नया अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है इसमें कौन कौन से देश के क्रू मेंबर शामिल हैं? तो USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी, ये 4 देश के क्रू मेंबर शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी। उसके बाद देखिए भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो शुभांशु शुक्ला शामिल हुए थे, और ये दूसरे ही एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस गए हैं 1984 के बाद। और इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देखें तो राकेश शर्मा वो पहले थे जो गए थे स्पेस में, और
वो किस सॉरी 1984 में जो है सोवियत यूनियन के सोयूज एयरक्राफ्ट से वो गए थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखें एक्सियम 4 मिशन में कोलैबोरेशन किस किस का रहा है, तो एक कोलैबोरेशन है एक्सियम स्पेस का, ये प्राइवेट कंपनी है, नासा है, इसरो है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इन चारों का कोलैबोरेशन रहा है एक्सियम 4 मिशन में। और कैप्टन शुभांशु शुक्ला निजी मिशन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले तो प्रथम भारतीय हैं ही, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य नियुक्तियों को भी देख लेते हैं हम लोग कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायणन हैं। अमेरिका के 47वें, ये क्रम याद रखिएगा, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, श्री एस महेंद्र देव। कनाडा के विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं वहां पर, अनीता आनंद। तो और टाइम मैगजीन की 2025 की महिलाओं की सूची में जो भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी जो है पूर्णिमा देवी वर्मन, उनका नाम इसमें शामिल हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के चौथे सेक्शन को, फोर्थ पार्ट को जो है हम लोगों ने देखा है। और निश्चित तौर पर अभी काफी चीजें हैं जो अभी पेंडिंग है, जिसको हम लोग जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग के लिए निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग इसको एक बार में, अगर बहुत शॉर्ट सेशन है, तकरीबन 27-28 मिनट का ये सेशन है, और उसमें जो है एक बार अगर देख लेते हैं और एक बार से अधिक आपको लगता है कि आपको जिसकी जरूरत लग रही है, तो एक बार और आप पुनः सुन लें, ताकि आप लोगों को ये रिकॉल हो जाए। और मैं जितने भी सेशंस ला रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे आप लोगों को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और इसलिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।